या ओके। सो आज के लिए हिमांशु तिवारी इज द मेन पर्सन। ही विल टॉक अबाउट हिज जर्नी, जो भी सफलता इसने प्राप्त की। बहुत लोग आप ये जानते हो कि असिस्टेंट कमांडेंट में इनका 44th रैंक आया, लेकिन इसके साथ ये इनका ओटीए में भी रिकमेंडेशंस हो चुका है। इन द सेंस ऑब्वियसली है, रैंक जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आएगा। और उसके बाद ये फिर सीपीओ एसआई में भी, सीपीओ एसआई ना हिमांशु? ये सर सीपीएसआई। या सीपीओ एसआई में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो सम टाइम जब आपका इंतजार होता है तो बहुत लंबा इंतजार होता है, लेकिन जब वो इंतजार की घड़ी खत्म होती है तो एक बार जो मल्टीपल चीजें मिलती है, तो अभी इसी कंडीशन में ये है कि एक तरह से देखा जाए तो 2022 वो जो कहते हैं ना, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट कहती है कि हम अमृत के फेज में पहुंच रहे हैं, कि जो नेक्स्ट 25 ईयर्स तक है वो अमृत दौर है। तो अमृत दौर में ये पहुंच चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हिमांशु। ऑब्वियसली पहले भी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू बोल वेरी मच चुका सर। हूं, लेकिन उसके बाद और सो अपने इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर करो कि रिजल्ट जब नहीं हो रहा था तो एक भी नहीं हो रहा था, और जब हुआ तो विद इन 1 मंथ में 3 रिजल्ट। तो इसका जो सीक्रेट ऑफ ये परफॉर्मेंस का राज क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड थैंक यू अलॉट। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और बाकी दोस्तों को, इनमें से कुछ से मैं मिला भी हूँ अभी फिजिकल में, तो उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ है। जैसे विवेक से मैं मिला था अभी सीएपीएफ 2021 के बारे में, तो उनसे भी इंटरेक्शन हुआ, और आपसे लंबे समय से रहा है। तो एक कंसिस्टेंटली जो आपने मेंटोरशिप प्रोवाइड की, दैट हैज हेल्प मी अलॉट। मैं बेसिकली एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर आज तक कोई भी डिफेंस सर्विसेज में नहीं सर्व किया हुआ है, इवन की कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं रहा है। जस्ट फॉर 1 पर्सन, मेरे ग्रैंडफादर जो है, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में एज अ स्कूल टीचर ही हैज सर्व्ड, बट उसके बाद से फिर किसी ने नहीं किया था, और आई वुड बी द फर्स्ट ऑफिसर इन माय एंटायर विलेज। तो वो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाने के लिए चीजें धीरे धीरे ही बिल्डअप होती हैं। तो देयर वाज अ काइंड ऑफ ग्रिट आप कहो, या फिर एक जिद्दीपन कहो, जो बचपन से ही मेरे अंदर था। और पढ़ाई वगैरह में मैं बहुत ही एवरेज था, मतलब आई वॉज वेरी समटाइम्स बिलो एवरेज मैं कहूँगा। 70%, 72%, तो इस तरह का था, और यूपी बोर्ड से पढ़ाई की थी। तो जो बेसिक चीजें थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, मार्क्स के तरफ उतना ओरिएंटेशन नहीं रहता था बचपन से ही। पर और दूसरी जो भी एक्टिविटीज रहती थी स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहता था। तो एक थोड़ा सा जो पर्सनालिटी थी वो थोड़ी सी डायनेमिक होके बन रही थी धीरे धीरे। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिर जब पढ़ाई की, 1 साल का बैकलॉग भी लगा उसमें, जिसमें मैं मैथ्स में फेल हुआ था। एंड देन ओवरऑल जो स्कोर था, दैट वाज वेरी बैड। बट सेकेंड ईयर का जो वो इवेंट था, व्हेन आई गॉट फेल्ड, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ द थिंग्स हैव टू बी कंट्रोल्ड। वहां से थोड़ा सा एक मेंटल सेटअप जो था वो बनाना पड़ा, कि ऑर्गेनाइज करके अपने आप को आगे ले जाना है, तो कुछ ना कुछ जगहों पर कोर एरियाज में काम करना ओके। पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है। ओके हिमांशु, मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ, शायद इस मीटिंग में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनके पास यस सर। स्किल्स अच्छा है, और कुछ चीजों में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे अच्छे हैं। इनफैक्ट यहीं छोड़ दो, और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो तुम्हारे साथ फाइट करते हैं, या जो तुमसे जूनियर बैच होने वाले हैं, काफी अच्छे होते हैं। तो उनमें कहाँ कमी रह सर जाती है जब रिजल्ट नहीं होता है? सर इसमें देखिए कई बार क्या होता है कि वो काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, द एग्जाम की जो डिमांड होती है, वो कई बार क्या होता है, आपको नॉलेज गेन करते हो, वहां पर काम कर रहे होते हो, बट एक मेंटल सेटअप जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी एग्जाम क्रैक करने चाह रहे हो, तो रैंक और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जब आप रखने लगते हो कि हाँ टॉप 10 में रैंक में ही आना है, इतने में ही आना है, हाँ इतना ही क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो वो कई बार आपको गलतियां करवाता है। तो इससे अच्छा है कि रैंक वगैरह ये सारी चीजें आप गो विद द फ्लो रखो, बट अपना मेहनत का जो पार्ट है वो अपने पास रखो,
और दिमाग को जितना भी स्टेबल कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को जितनी काम और एकदम स्टेबल रखोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो फोकस होगा वो आपका बहुत ही स्ट्रेट रहेगा। चीजें बहुत ही अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे आसपास क्या बदल रही हैं, और उसको अपनी पर्सनालिटी में यूटिलाइज करोगे, अपने जो पेपर है उनमें यूटिलाइज करोगे। क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर है वो जरूरी नहीं होता कि आप केवल पढ़ पढ़ के ही करोगे। आसपास जो चीजें हो रही होती है, न्यूज में क्या चल रहा होता है, लोग क्या बात कर रहे हैं आसपास, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा हो, तो आप वो सारी चीजें इम्बाइब करते हो और वो अब वहां पर डिलीवर करते हो। तो मुझे ओके अभी ओके भी याद है, मतलब आज भी अगर मैं पेपर कोई देता हूँ यूपीएससी का, तो मुझे क्लास 6 या 7th में पढ़ी हुई चीजें भी याद आ जाती हैं, वो वहाँ मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आप डेली इम्प्रूव कर रहे होते हो। ओके ओके ओके। सुशील परमार, या Sir, होप यू आर इन ऑफिस? no, sir, I am in library. Okay, okay, okay. So you want to ask any question? Yes, sir, I want to ask first about this, sir. How do I prepare current affair regarding the interviews? हेलो। Yeah. Hello, sir. मेरा क्वेश्चन था sir, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर आप करंट अफेयर में जाओगे, तो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू न्यूज। मतलब आप जो न्यूज पढ़ रहे हो, वो आपको सबसे बढ़िया है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और वीडियोस वगैरह जो आती रहती हैं, इवन की सर की वीडियोस आती रहती हैं कि करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं। इवन कि मुझे याद है कि जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था, तो उससे कुछ दिनों पहले सर ने एक वीडियो डाला था जिसमें सारे बेसिक चीजें बता दी थी सर ने, कि हाँ इसको पढ़ लो, ये इशू चल रहा है, ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो होता ये है कि इंटरव्यू जब आपका जाता है, तो जब इंटरव्यू की शुरुआती डेट्स होती हैं, तो वो सेट ऑफ क्वेश्चन लेके आते हैं। जो इंटरव्यूअर रहेंगे वो कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे, उससे आपसे पूछेंगे। बट आपका जैसे इंटरव्यू बीच में जाता है या आखिरी में जाता है, तो आपका जो डैफ और खास तौर पे आपका जो एकेडमिक वाला बैकग्राउंड है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है उनका। तो उस केस में वो जो न्यूज है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो अपने आसपास वाले। प्रेफर करो कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, एक लोकल न्यूज़पेपर और एक जो होगा इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ते रहो। तो उससे अवेयरनेस होती रहेगी, और साथ साथ में यूट्यूब वगैरह से वीडियो देखते रहो, सर की जो वीडियोस आती रहती है उनको देखते रहो। और सिक्योरिटी वाले जितने भी टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से ध्यान से करो, वो बहुत जरूरी होते हैं। Okay, Rahul. Rahul Punya, are you getting me? Yo, unmute. Okay. हाँ Yeah. Are you getting हाँ me? तो यस सर, यस सर। Yeah. तो मेरे को हाँ सर, तो मेरे को Ask. जो क्वेश्चन पूछना है वो यही है कि जैसे कभी कभी इंटरव्यूज होता है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह को लेके भी चला जाता है। तो जो क्वेश्चन है यस मेरा सर। वो यही है कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, जैसे एक इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो मेरे को पुरानी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए या जो करंट में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन ऐसी चीज है जहां पर आपको दोनों चीजों से अवेयर होना पड़ेगा। आप जैसे जो रिटर्न के लिए आपने प्रिपरेशन की है, उसके कंपैरिजन में इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज्यादा नहीं रहती है। तो आप क्या करो कि जो नेबर्स हैं, इंडिया के जो नेबर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, उनकी एक बार एक छोटी सी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, विकिपीडिया वगैरह से आपको मिल जाएगी। तो एक रीड आप रखोगे तो आपके लिए बेसिकली एक बोनस की तरह काम करेगा। हाँ, और जब कोई लेटेस्ट न्यूज आती है, तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड हुआ या फिर द हिंदू वगैरह में एडिटोरियल्स निकलते हैं, तो उसमें भी वो एक ब्रीफ हिस्ट्री उसमें प्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर आप एक अच्छे रीडर हो तो वहां से चीजें ग्रैस्प कर लोगे, तो वो काम आ जाएगी आपकी। ठीक। Yeah. Okay. Any more question, Rahul? You have? सर उसके अलावा जैसे कुछ हॉबीज वगैरह होती हैं, उनमें यस जैसे सर। जो क्वेश्चन है, मतलब जैसे मान लो कि किसी की भी हॉबी, जैसे मान लो क्रिकेट है, तो उस हॉबी में मतलब ऐसे जो फैक्चुअल चीजें हैं वो याद करनी है, जैसे मान लो कि मेजरमेंट वगैरह से रिलेटेड ज्यादा, या फिर एक ओपिनियन बिल्डिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए उसमें? देखो, अगर याद कर सकते हो देन इट इज गुड। हाँ, अगर नहीं याद होती है और बहुत ज्यादा उसमें नहीं घुसना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप उसमें बता सकते हो। सो आई एम मैं उतना ज्यादा इसके स्टैट्स पे नहीं जाता हूँ, बस मुझे खेलना पसंद है। तो उस हिसाब से आप जा सकते हो, वो आपका निगेटिव उसमें नहीं जाएगा। फैक्ट्स वाली चीज में इंटरव्यू में कभी निगेटिव नहीं जाएगा।
क्योंकि फैक्ट्स कई बार क्या होते हैं, आप चाहे जितना रिवाइज वगैरह करो कई बार स्किप होता है, बट पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन, आपके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन जो है, और एक जो आपका व्यू जब जानेगा उसमें अगर आप व्यू ना प्रेजेंट कर पाओगे तब वो थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे उसने पूछ लिया कि भले ही क्रिकेट के पिच वगैरह की लेंथ का पूछा, आप नहीं बता पाए, बट उन्होंने पूछा कि क्या क्रिकेट में पैसे स्पेंड करना या बीसीसीआई को ऑटोनोमस करना या उसके डायरेक्टर चेंज करना, कोहली को कैप्टनसी बनाना नहीं बनाना, इसमें आपकी क्या राय है? वहां पर अगर आप फंसे तब फिर दिक्कत होगी। ओके, सोम श्रीवास्तव, Yes, sir. Hope things are going fine. Yes, sir. Yes, sir. All Any things are going. question you have, then ask. So actually, I want to ask that sometimes it happens that I express too much while answering something. If a certain question is come, I have my own views on it. But I want to know how to balance the thing up. Likewise, in interview, a lengthy answer could score a negative impression on the interviewer. So how to resist it? See, so what happens that it was also a kind of problem with me. Sir has addressed it very wisely in the both mocks which I have given to him. So what was happening that you have studied a lot of things, and Yes. while one question is asked to you, you just try to go through all the knowledge which you have got. तो इसको आपको थोड़ा सा comprehend करना पड़ेगा, because they do not have lot of time, they do not have all the day just for you, and this is their job. तो they just want to get a crisp answer from yourself. तो यहाँ से आपको करना क्या है, always hear the question properly, questions को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो समझो, तब उसके बाद बोलो। थोड़ा सा 5-10 सेकंड का अगर टाइम ले लोगे तो they will not judge you according to that, but they will judge you after the time जो you have taken and then you have spoken. तो वो जो बोला है आपने उस पर बहुत जरूरी है, तो उसको क्रिस्प रखने की कोशिश करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये होने लगेगा. इट विल नॉट कम इंस्टेंटली, बट as much you will practice, it will comprehend. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, It will. Pritam. Yes sir. Yes sir. Sir, एक क्वेश्चन था मेरा कि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले जाते हैं जिसमें हमें हमारा ओपिनियन देना होता है, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस भी हो गया या फिर कोई करंट सिचुएशन हो गया, जैसे अभी हिजाब का चल रहा है तो उसमें हमें हमारा ओपिनियन देना होता है, एंड कई बार वो टॉपिक होता है कि वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड होता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एंड लाइक एज एन ऑफिसर, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर हमें तो बीच का बात ही सिलेक्ट करना है, लेकिन कई बार हमारा जो आइडिया होता है उस क्वेश्चन को आंसर करने का वो फैक्ट ड्रिवन होता है एंड कहीं ना कहीं बाइसिंग आ जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करें, मतलब कैसे एक्सप्रेस करें उस सिचुएशन में? देखिए, ये क्वेश्चन रेज ही किए जाते हैं कि आपका टेम्परामेंट चेक किया जाए, आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाए, एंड दे नो कि आप किस सोशल डायनामिक से आ रहे हो, योर डैफ विल टेल देम अबाउट दैट, तो इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन पुट अप करते हैं. अब इसमें होता ये है कि जब आपको इश्यूज के बारे में डिटेल में पता नहीं है और तब आप ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हो, वहां पर गड़बड़ आती है. तो पहली बात ये कि जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं, बर्निंग इश्यूज, तो आपको डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो इस पे जैसे कोई फॉरेन सर्विस का हुआ, कोई डिप्लोमेट्स हुए, केवल पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, इसके बाद आप दूसरों के भी व्यूज उसमें देखते हो, एडिटोरियल्स के थ्रू आ रहे होते हैं, तो आप उसको जब पढ़ते हो ना, तो आपको दूसरे पर्सपेक्टिव अपने आप उसमें से समझ में आ जाते हैं, तो वहां से आप बैलेंस व्यू एक जनरेट करते हो. जैसे आपने हिजाब का ये सारी चीजें बोली, बट आपको पता है अभी मुद्दा जो है बहुत उछल जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, बट डीप डाउन इन द न्यूज़पेपर जो चल रहे होते हैं, न्यूज वगैरह जो चल रही होती है, उसको जब आप पढ़ोगे तो वो आपको एक मॉडरेट व्यू उसमें समझ में आएगा कि वो उसमें बताते हैं, जो एडिटोरियल्स वगैरह लिखते हैं प्रोफेसर वगैरह, वो बताते हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, तो आप उसके उस व्यू के पॉइंट के हिसाब से जा सकते हो और उसमें आप अपने आप को रीजनेबल भी पाओगे. ओके. Okay, Pritam Kumar, now your turn. नहीं सर, the second Pritam has asked, I had the same doubt कि controversial questions में what should be our point. He has asked this thing. Thank you sir. सर एक क्वेश्चन.
तो मैं ये पूछ रहा, जैसे अब हम द हिंदू पढ़ते हैं ना, द हिंदू पढ़ते पढ़ते वो एक थिंकिंग जो है वो हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करने वाली वो डेवलप हो रही है, मतलब अपने आप ही। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के, पर हम रोजाना वो 4-5 दिन वही आर्टिकल अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली वही पॉइंट याद रहते हैं फिर। तो इसके लिए फिर इंडियन एक्सप्रेस को ले पढ़ना सही रहेगा या फिर कुछ और? राहुल बिफोर ही रिप्लाई आई से कि इट इज सेड ना कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदर विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। सो ऑब्वियसली एवरी न्यूज़पेपर और एवरी आर्टिकल और एवरी ऑथर हैज some viewpoint, so that will present according to that, but you are not their representative of anyone, neither you are representative of government or neither nor you are representative of opposition. You are a citizen of India, you are a person who is about to join as a gazetted officer of government of India, so you should have balanced viewpoint, read from both sides. Even in your question it was asked to write argument, so at the same time you were asked to write in for and you were asked to write in against. Now there was no requirement of conclusion, now you have to come to conclusion. That is the reason I say ki don't give conclusion there, obviously you will be asked conclusion somewhere else. Okay Rahul, so I hope you got the answer. Okay sir, yes sir. Yeah. Okay Shivanshu. My question was also the same about answering the controversial aspects of the controversial. Yeah, ये थोड़ी सी दिक्कत करती है, इसीलिए थोड़ा सा रहता है डाउट। ओके नो see the things na ki life is about controversy, without controversy there will be no life. Even sometime na ki machines are also creating controversy if there is programming error, then we are human being, so things are there, they are just asking question ki how you are behaving in difficult situation. It is not always ki we will say political things, it is not there na, you are not a politician that you will say ki I don't think replying it is proper, obviously you have to reply. इंटरव्यू बोर्ड जो पूछ रहे हैं आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा, आप पॉलिटिकल लीडर्स टाइप के ये नहीं कह सकते हैं नो फर्दर क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको रिप्लाई करना होगा, आपके जो बेस्ट जजमेंट में लगता है कि यस ये हमें ठीक लग रहा है तो उस आधार पे रिप्लाई करना है। दीपक योर टर्न। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, everyone. First of all, I would like to congratulate my friend Himanshu. I am very happy for him. Thank you, Deepak. Okay, sir. Actually, most of the questions have been asked from my friends, so I have limited questions. But what I want to know, sir, what can be our gesture while interview? See, like some regarding the gesture, yes. You go with your natural gesture. उसमें ज्यादा फेक करने की या फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, because when you restrict yourself, what happens whenever the pressure will be applied, तो आपका जो नेचुरल जेस्चर है वो अपने आप निकल आता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, when I go for prepare for SSB, तो उसमें भी इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, GTO टास्क होते हैं, तो वहां पर भी हम लोग को यही चीजें बताई जाती है कि अगर आप अपने आप को फेक करोगे तो चीजें क्या होंगी कि जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई होगा आपका नेचुरल जो होगा वो बाहर आ जाएगा, और जो आपका नेचुरल बाद में जब आता है ना तो वो थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर देता है, इट गोज अगेंस्ट यू। हाँ, आप प्रैक्टिस जो होगी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ और बात करने में थोड़ा सा अपने आप को नोटिस करना स्टार्ट करो, डू द मिरर प्रैक्टिस करोगे तो उससे काफी चीजें हेल्पफुल मिल जाएंगी, और जब मॉक्स वगैरह दोगे तो सर काफी अच्छे से नोटिफाई कर देंगे कि हाँ यहाँ पर आपको प्रेशर आपने लिया, हाँ यहाँ पर आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुए, तो यहाँ पर आपको ये चीजें करनी है। तो वो थोड़ा जो मेंटर के ऊपर आप डाल सकते हो उसको, कि वो आपको गाइड करेगा कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे चेंजेस आपको करने हैं, बट ज्यादा फेक करने की मत कोशिश करना, अपने आप को बहुत रिजिड करने की कोशिश मत करना। ओके विवेक। ओके yes sir, my friends have always have
ask the question. सर आई वुड लाइक टू थैंक यू हिमांशु, जो सजेस्ट किया उसने दीपक और हमको आपसे ज्वाइन करने को। तो और बाकी सब क्वेश्चन इन्होंने पूछ ही लिया है बाकी सब, तो मेरा बस यही था कि हाँ हाँ, जो भी है पूछो, बाकी पूछ दिए है नहीं। जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये नहीं बोलोगे कि सर आप क्यों सेम चीज को बार बार पूछ रहे हो। इसके पहले हमारे फ्रेंड्स जवाब दे करके गए हैं, क्या आपको नहीं अंदाज लग सकता है कि हमारे कितना टैलेंट है। ये नहीं करना है, ठीक है, अपना क्वेश्चन पूछो। सर तो जैसे ये क्वेश्चन था कि जैसे कितना कितना परसेंट डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया, कितना करंट अफेयर से, लाइक डेप्थ को कितना प्रिपेयर करें। तो तुम ये तो सब सजेस्ट करते हैं कि टू द पॉइंट जितना वर्ड है उसमें सब सब हर एक वर्ड से मतलब हमको जानकारी होनी चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए। तो जैसे और इसमें कितना रियलिटी रखें, जैसे नहीं होता कितने रियल हो सकते हैं, कितने फॉर्मल हो सकते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा वहाँ पे कैसा लगा तुमको जाके वहाँ पे? हाँ देखो, होता ये है जनरली डेफ की जितनी भी चीजें हैं, हाँ ये आपको पूरी पढ़ के ही जानी है। इसका एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट जो है, अगर आपने सर के सेशंस किए होंगे या एक मॉक अभी तक दिया होगा, तो ये चीज सर ने आपको बताई होगी। एक एक पॉइंट उठाओ अपना डेफ का और उसका एक पेज में सारी डिटेल्स लिख लो पहले से ही। डेफ क्योंकि आपने अनजाने में नहीं भरा है, सबकॉन्शियसली नहीं पढ़ा भरा है, आप अपने कॉन्शियस माइंड में थे तभी आपने एक एक चीज उसमें भरी थी। एंड यू हैव समथिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर फिलिंग द डेफ। कुछ तो आप सोच रहे थे तभी आपने वो डेफ को उस अपने होशो हवास में सारी चीजें भरी थी। तो उसका एक एक वर्ड आप पूरा रेडी रखो। आपका ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करा है पढ़ाई, उसके बारे में नॉलेज रखो। फिर से वो सारी चीजें नहीं पढ़ लेनी है, बट हाँ थोड़े से बेसिक नॉलेज उसके ऊपर रखो जो भी चीजें हैं। जैसे मेरा जो इंटरव्यू गया था, इट वाज टोटली वेंट रिगार्डिंग माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। वो थोड़ा सा मैंने उसको इसी तरीके से प्रेजेंट कर लिया था, तो उसी हिसाब से गया था। फिर जो सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो आप पूरा पढ़ के रखो, क्योंकि दे आर सेलेक्टिंग यू एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। सो इट इज वेरी रिक्वायर्ड थिंग कि सिक्योरिटी आप पढ़ो। जो लेटेस्ट उससे न्यूज चल रही होगी उनसे मिला के वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपके पास अगर बेसिक नॉलेज रहेगा, सिक्योरिटी का नॉलेज रहेगा, तो करंट में जो चीजें चलेंगी, जैसे ही न्यूज़पेपर आप उठाओगे तो फ्लैश होगा, आपको दिमाग में याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा इसका हिस्ट्री है, नागालैंड का है तो ऐसा ऐसा हिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का। तो आप कनेक्ट करके उसे रिप्लाई कर दोगे। फिर शुरुआत के जो डेज होते हैं आपका, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके शुरुआत के दिनों में इंटरव्यू भी पड़ता है बीच में कि लास्ट में। तो अगर शुरुआत का पड़ता है तो डू एक्सपेक्ट सम अनवांटेड क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट जनरली नहीं करते हो, तो वैसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो अपना काम मेंटेन रखना, आता है तो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करना। जितना भी तुम्हें आता होगा पूरा नॉलेज उसमें, पूरी जान उसमें झोंकना। इंटेंट जरूर शो करना कि यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब। हाँ और तो इंटेंसिटी ये चीज करना उसमें। और इंटेंसिटी कितनी रखनी है, जैसे कि मतलब ज्यादा इंटेंस या रियल फॉर्मल जैसे कितना होना, ऐसा ऐसा कुछ इस पे? नहीं तो मैंने जैसे बताया कि अभी आपको करना ये है कि आप जब इंटरव्यू के लिए अपना अटेम्प्ट करो तो अपने नेचुरल में ही दो, अपना नेचुरल जो टोन होता है बस। हाँ टोन मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना कि कमरे में कैसे आवाज कितने में पहुंचानी है। बहुत ज्यादा मत बोल रहा हो, बहुत ज्यादा तेज नहीं, बहुत लाउड नहीं और बहुत धीरे भी नहीं। जैसे मेरा जब हुआ था तो आई वेंट फॉर द सुजाता मेहता मैम बोर्ड। तो वहां पर क्या किया था, दूसरे बोर्ड में क्या कर रहे थे कि शील्ड लगा रहे थे, मास्क हटा दे रहे थे। बट हमारे में क्या किया कि हमें 2 मास्क पहन के जाने पड़े। हमें मास्क डबल करना पड़ा था, हम लोगों ने शील्ड रिमूव कर दी थी। तो 2 मास्क में फिर उतनी लाउडनेस रहे कि आप 25-30 मिनट बोल सको और वो उसी मॉड्यूलेशन में चले इंटरव्यू। तो वो थोड़ा सा आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही अंदाजा होने लगेगा कि सामने वाले को कितना मैसेज कन्वे हो रहा है, वो सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। ओके। और दूसरा एक हिमांशु ये जैसे हॉबी वॉबी डाले हैं अपना, हम जैसे कार डाले हैं और अपना इसमें स्पोर्ट्स में फुटबॉल है, तो लेकिन जैसे कार डाले, इंजन डाले, इसमें केवल इंटरेस्ट जैसे उतना कितना डेप्थ की नॉलेज चाहिए होती है इसमें ये? और जैसे फुटबॉल में मुझे बस खेलना पसंद है, जानकारी तो उसकी ना के बराबर है, जैसे मतलब ऐसे ही बस केवल खेलना पसंद है बस, और खेलना जम क्यों, तो इसमें देखो ऐसा। ये एक तो बेसिक नॉलेज जो एक ऑर्डिनरी आदमी को हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से जाओ। बट ये आपकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है आपका कार में इंटरेस्ट हो और जो आपका बोर्ड मेंबर है और या फिर दूसरे मेंबर है उसका भी कार में इंटरेस्ट हो, तब वहां आप बुरे फंसे, क्योंकि उनको अच्छे से डिटेल में पता होगी चीजें। ठीक है, तो ये उसके ऊपर भी जाएगा, वहां पर भी जाएगा।
बट एक बेसिक नॉलेज आप रख के जाओ, क्योंकि आपकी हॉबी है, आपने मैंने बताया ना कि आपने कॉन्शियसली उसको भरा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंजन वगैरह के बारे में पढ़ लो। और जो भी हॉबी है तो उसका सीएपीएफ में क्या रोल है, ये क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट करके जाना, ये हमेशा एक्सपेक्ट करके जाना, ये जरूर आता है। Okay, Sushil, you have any more question? No, sir, not now. Yeah. See, देखो Sir, कहीं can I भी है ask? जो इंटरव्यू अपियर आप होते हो, इंटरव्यू में जाते हो, या मेरी जो एक्सपीरियंस है, या फिर अभी चलो हिमांशु, या फिर और कई कैंडिडेट जो सक्सेस होते हैं, सम टाइम जो होता है जो सक्सेसफुल हैं और नॉन सक्सेसफुल हैं उनके बीच बहुत डिफरेंस नहीं होता है। मेनी टाइम आई हैव सीन कि मेनी गुड कैंडिडेट आर नॉट सेलेक्टेड नॉट ड्यू टू लैक ऑफ देयर कैपेबिलिटी बट ड्यू टू सम टाइम बैड लक। सम टाइम क्या है कि आपने सपोज पेपर 1 में आपके 2 नंबर कम आए, किसी का हो सकता है सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों ने अटेम्प्ट किए, लेकिन किसी का लक अच्छा था कि जो रिस्क लिया उसमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए, और किसी का जो ज्यादा डिजर्व करता था शायद उसका 2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, या आपने कोई ऐसा पॉइंट इंटरव्यू में बोला जो कि शायद आपको नहीं बोलना चाहिए था, इवन इफ यू आर डिजर्विंग। इट डजंट मीन कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है। आप सब लोग जो भी इंटरव्यू में जाते हो, मैं समझता हूं सबके अंदर कैपेबिलिटी है। ए लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि कैंडिडेट बहुत जो होते हैं रिजल्ट से टू मच स्टिक हो जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, उसके चक्कर में बहुत बार मिस होता है। तो जो मैं समझता हूं कि आपको अपने लेवल से चीजों को देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिमांशु के लाइफ की अभी मैं बता रहा हूं, जस्ट ये एक तरह से सीडीएस वाले में जो अभी गया, तो ये इसमें बहुत ज्यादा इसका स्टेक अब लगा हुआ नहीं था, रिलैक्स में गया कि ऑलरेडी इसने प्रूव कर रखा कि यस नाउ आई एम असिस्टेंट कमांडेंट। अब इस बार देखो इसका रिजल्ट हो गया, कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो काम किया ना हिमांशु, कि कॉन्फिडेंस जो था वो एक अच्छा था। ए लॉट ऑफ टाइम है जो बहुत सारे कैंडिडेट को मैं जानता हूं, या मैं खुद अपने टाइम में मैं बता रहा हूं कि मैं ये अपने रूममेट को बोलता था ना कि सुनो रैंक मेरा जो भी रह सकता है लेकिन अपन रिजल्ट जरूर होगा, ठीक है ना। तो मेरा रूममेट जो था ऑब्वियसली ही सर्विंग इन असिस्टेंट कमांडेंट एज असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो कहता था कि आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कहीं ना मॉक इंटरव्यू अटेंड करते हो ना फिजिकल में जाते हो, ये कहीं महंगा ना पड़ जाए। बोले ठीक है यार, व्हाट्सएवर रैंक जो भी रहेगा ये आई डोंट केयर, लेकिन ना हमारा रैंक एक होगा। अब उसने प्रिपरेशन करी थी अच्छी, मॉक इंटरव्यू अटेंड किया, उसकी इंटरव्यू अच्छी गई, तो जब रिजल्ट आया तो वो चेक करने लगा, तो वो अपने बाद मेरा रोल नंबर चेक करने लगा, मेरा नेम, तो बोला रंजीत भाई शायद आपका नहीं हुआ है। हम बोले देख लिया पूरा, तो बोला मैंने अपने बाद सारा देख लिया। मैंने बोला उसके पहले भी देख सकते थे तुम, ठीक है ना। तो दैट हैपेंस एनीवे, सो मेरा उसके पहले था, तो ऐसा हो सकता है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि अनलकी होते हो तो रैंक आपका खराब आता है समटाइम। देखो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 5 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन करो 2 4 5 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आया तो पता चला कि आपका बहुत अच्छा रैंक आ गया, 5 मार्क्स कम आए तो अब जस्ट इमेजिन करो कि जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उसमें से हाफ प्लस जो होते हैं 5 मार्क्स के रेंज में क्वालिफाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल का 325 है तो बहुत सारे कैंडिडेट 325 से 330 के बीच में है। उसी प्रकार सारे कैंडिडेट का ग्रुप में लो, हाफ प्लस कैंडिडेट जो होते हैं वो 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स का मतलब ऑब्जेक्टिव में आपका 2 क्वेश्चन यदि सही हो गया आप इन हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गया आप आउट हो गए, ठीक है। अब ए लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि बहुत बार फॉर एग्जाम्पल इसमें से जो अभी अटेंड कर रहे हो वो उसमें से एक एटलीस्ट आईआईटी से पढ़े हुए हो, एनआईटी से भी पढ़े हुए हो, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या समटाइम मैं देखता हूँ आईआईएम अहमदाबाद से भी पढ़े हुए होते हैं और सिविल सर्विसेज में उनसे मात खा जाते हैं जिसने कभी सेकंड डिवीजन नहीं देखा, हमेशा थर्ड डिवीजन ही देखा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आईआईएम वाला उससे खराब है थर्ड डिवीजन वाले से, लेकिन यहाँ डिफरेंट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। हाँ, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप यदि कॉन्फिडेंस रखते हो तो वो किसी आधार पे रखते हो, ऐसा नहीं ना कि कुछ कैंडिडेट रियली हर साल मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर मैं फर्स्ट रैंक लाने वाला हूं और उनका रिटन क्वालिफाई नहीं होता है, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपका जो है मेहनत के बूते पे, यदि आप रिटन क्वालिफाई हैं इसका मतलब आप
99% लोगों से बेटर हैं, ये कॉन्फिडेंस आपका है, ये बेसलेस नहीं है, ये किसी बेस पे ही टिका हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट इस बार जो 2020 में सेलेक्ट हुए, इंक्लूडिंग हिमांशु, 21 वाले में भी रिटन क्वालिफाई हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? कंसिस्टेंटली आप वर्क कर रहे हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जान रहा हूं 3 टाइम से कंटिन्यूअसली रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं, 2019, 20, 21। तो एटलीस्ट उनके पास लेवल है, वो उस लेवल में डिजर्व करते हैं। थोड़ा सा अपने को पुश करो। आपने ऑलरेडी देखा हुआ कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैं एक्स सर्विसमैन को हटा दूं तब भी मैक्सिमम इंटरव्यू में मार्क्स 113 मिला है और मिनिमम 72 मिला है। इसका मतलब समझ रहे हो, 41 मार्क्स का डिफरेंस है। 41 मार्क्स छोड़ो, 4 मार्क्स में आपका, अभी मैंने बताया कि वो चेंजेस हो सकते हैं। आप हमेशा ये टारगेट रखो कि व्हाटसोएवर हैपेंस, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अपना ओरिजिनलिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ टाइम होता है ऐसा ना कि बहुत बार आपको लगता है ना कि हम गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, हमने डीएफ में इतने इंटरेस्ट रखे हैं कि हमने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये सारे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिसने कभी मेडल नहीं जीता, कभी वो उसका 70% मार्क्स नहीं आया, लेकिन फिर भी शायद इंटरव्यू में आप किससे अच्छा कर पाता है। बहुत बार होता है ऐसा, क्यों? क्योंकि उसने ओरिजिनलिटी में प्रेजेंट किया कि ठीक है, मैं यदि 3rd डिवीजन हूं तो 3rd डिवीजन शायद उस टाइम मैं डिजर्व करता था, लेकिन आज यदि मैं इंटरव्यू बोर्ड में हूं तो मैं अपने मेहनत के बूते हूं, आज मैं इतना डिजर्व करता हूं। और इंटरव्यू बोर्ड भी ये जानते हैं कि इस लड़के की पास्ट कुछ भी हो, इस गर्ल की पास्ट कुछ भी हो, उसने एकेडमिकली अच्छा किया या ना किया, ये हमारे सामने है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एकेडमिक्स अच्छा है तो वो बुरा है, नहीं। आप यदि ये दिखाते हो कि यस मैं 95% +2 में लाया था तो मैं डिजर्व करता था, और उस चीज को आप प्रूव करो। आपका लिखा हुआ रहता है ना कि एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट वाले को एडवांटेज मिलेगा, तो आपको प्रूव करना होता है कि एक्चुअल में मैंने एनसीसी कर रखी है तो मेरे पास वो स्किल है, मैं और लोगों से बेटर चीजों को कर सकता हूं। लेकिन आपने एनसीसी कर रखा है और आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप बोलोगे कि मैं क्रिकेट का कैप्टन रह चुका हूं, और क्रिकेट का कैप्टन का ये मतलब नहीं है कि आप क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री जानोगे, लेकिन बेसिक लीडरशिप क्वालिटी तो आपके पास होनी चाहिए। 3 इयर्स यदि आप किसी टीम का कैप्टन रह चुके हो और बेसिक लीडरशिप स्किल्स आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपने बूते पे कैप्टन नहीं रहे थे, किसी और के बूते पे शायद कैप्टन रहे थे। ये बहुत सारी चीजें जो होती है वो मायने रखती है, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। हमेशा जो 25 मिनट्स 30 मिनट्स आपके होते हैं, तो उसमें आपको कंटिन्यूअसली फाइट करना होता है। आप उस ड्यूरेशन में कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूअसली 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, डोंट केयर अबाउट दैट, वो इंड नहीं है। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है और वो फैक्टर्स सारे कंबाइंड करके आपको मिलेंगे मार्क्स। तो इनिशियली खराब भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार आप देखते हो क्रिकेट के गेम में भी कि 6 विकेट गिर गया, लेकिन हो सकता है लास्ट में ही कुछ हो सकता है। फाइनल ओवर में देखो बहुत ऐसा बार होता है सिचुएशन, ठीक है। तो एनीवे आप अपना कॉन्फिडेंस रखो, जो भी जिस भी स्टेज में हो आप अपना बेटरमेंट कर सकते हो। जो पीछे हो चुका है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, आगे जो है वो कुछ कर सकते हो। हिमांशु, कुछ और मैसेज अपने तरफ से जो देना चाहते हो? सर एक और क्वेश्चन था हिमांशु से भी और सर आपसे। ये सर तो जैसे ये था कि जैसे हम इस पे देख रहे थे, हम काफी इंटरव्यू था इस पे यूट्यूब पे, फोरम आईएएस का इसका है, तो जैसे उसमें 4-5 या 6-7 इंटरव्यू देखा मैं सर, उसमें बहुत मिसमैच था। जैसे कि कुछ बच्चे थे जो कि उनका इंटरव्यू देख के लग रहा था कि नहीं ये काफी कैपेबल हैं, तो उनका जो मार्क्स है वो 80 के आसपास वो कर रहा है, और कुछ जो है एकदम जैसे जनरल लग रहा है, एकदम लग रहा है कि नहीं बस ये तो थोड़ा गड़बड़ है, इससे तो अच्छा मैं कर ही सकता हूँ। उनका मार्क्स 110, 102, 103 ऐसे करके है। तो सर इसका क्या मतलब, इसका कुछ कारण? हिमांशु पहले बता दो। पहले हाँ देखो, इसमें होता ये है, कई बार क्या होता है ना कि जो आप परफॉर्मेंस अभी कर रहे हो, आप नॉर्मल कर रहे हो, तो ये चीज आप अपने नजरिए से देख रहे हो ना, एंड ये चीज एसेसर कितना देख रहा है वो मैटर करेगा, क्योंकि नंबर हम और आप नहीं देंगे, नंबर वो देगा। तो वहां पर उसने जाके जो चीजें बोली, वहां पर उससे जो क्वेश्चन पूछा, उस हिसाब से जो रिएक्ट किया, क्योंकि आप जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो जो वहां पर देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो वहां पर अब जो चीजें गई अंदर इंटरव्यू के अंदर, तो वो उस दिन पे डिसाइड करेगी। समटाइम्स इट हैपेंस कि यू डू नॉट हैव योर डे, और समटाइम्स इट हैपेंस कि योर स्टार्स आर अलाइंड और इट इज योर डे।
तो वहां पर वेरी कर जाती है चीज़। देखो समटाइम ये भी होता है ना कि समटाइम ये होता है कि कोई कैंडिडेट मान के चलो अच्छा कर रहा है, बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट बोल दिया ना जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड है, और वो नहीं आपको एज ए सिविलाइज्ड पर्सन बोलना चाहिए, शायद वो आपने कुछ ऐसा बोलना बोल चाहिए। दिया तो वो निगेटिव जाता। और कुछ जो एवरेज कैंडिडेट को देख रहे हो, उसने कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स रिप्लाई दिया, तो ये भी मायने रखता है। ठीक है, ओके। सर, सो जैसे मैं जो एक भी है इवेंट शेयर करूंगा आपका, या कमिंग तो- डेज में जो भी होगा, ऑब्वियसली है हमारे साथ जो भी है आप जुड़े हुए रहोगे ही, तो चीजें चलते रहेगी, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम लेते रहेंगे और आपके प्रोवाइड कराते रहेंगे। एंड जो भी है आप अपने लेवल से बेस्ट करने की कोशिश करोगे, हम आपके साथ हमेशा हैं, जरूरत पड़ी तो हिमांशु भी आपके साथ होंगे, है ना? ठीक है, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।